अस्सलाम वालेकुम। पार्ट बी स्टार्ट हो गया जी, कैफ 590 का। हाँ जी, ये बात समझ आ गई है? ये बात अगर समझ आ गई है तो मेरे भैनों ते भरावो पास पेपर्स पे आ जाएं फिर IS 37 के। एक आधा सवाल वहाँ से करते हैं, फिर दो चार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स करते हैं, फिर कोई देखेंगे क्या करना है। छुट्टी तो 1:50 भी होनी है ना? ओ 2:50 से रोज़ 2:50 पे हो तो जाती है, 50 से 55 हो जाते हैं। इससे ज़्यादा मैंने अभी 3 नहीं बजने दिए, नहीं बजने भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? जहाँ पे, क्योंकि देखो ऐसा कोई है नहीं कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ, कभी ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा हो और आप जिद कर गए कि नहीं सर ये तो आज करवा के ही जाएँ, 10-15 मिनट ऊपर लगते हैं तो लगा दें, तो मैं लगाऊंगा, वरना नहीं, वरना मैं 1:50 से 1:55 बस। नहीं, आप कभी हो ही जाता है, आप जिद कर जाता है बच्चा के नहीं सर ये तो आज करवा, सर आज तो ये कॉन्सेप्ट ना हुआ तो हम तो बस जीते जी मर जाएंगे। एडे चंगे सर असी है नहीं, है ना? किधर है यार वो? हाँ, ये आ जाए जी पेज नंबर 380 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है ओवल लिमिटेड, स्प्रिंग 19 में। ये 12 नंबर का सवाल आया हुआ है जी। OL डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पहुंच गए सब? छोड़ दो यार, छोड़ दो, अब छोड़ दो, थोड़ी देर काम कर लें, फिर मैच देखते हैं आराम से, हैं सुकून से। OL डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैं ये कह रहा था कि सारा दिन अगर आज खेल गए ना अच्छी तरह से तो 250 रन दे के उनको दे दें, या तो वो जीत जाएंगे या फिर ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा जी। OL इज इन प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। डिस्कस, हाईलाइट, डिस्कस ने जान ली हुई है। OL sells instrument A1 and B1 with 1 year warranty. These units are purchased from a manufacturer Star Limited. The details of warranty are as under. पहले A1 की बात अब करते हैं। SL provides warranty services to customer and recovers 50% of cost from। OL कौन है? SL कौन है? हुई मैन्युफैक्चरर सर्विस। ये तो आखिरी अभी करके आ रहे हैं। एग्जाम्पल कौन सी एग्जाम्पल थी? एग्जाम्पल कौन से रेफर कर लेना? एग्जाम्पल 17 है और उसका वो तो ठीक है। एग्जाम्पल 17 का पार्ट कौन सा था? ये वाला 17 का D 4 है। 1 2 3 4 था, 4 ऐसे है। चलो, ये कौन से पेज पे है? तो इसीलिए तो पढ़ाया था वो। मैंने कहा था कि मैं फंस जाता हूँ जब फिर मैं काम करवाता हूँ। हालांकि वो देखो जब वारंटी पढ़ रहे तो मैंने कहा यार ये पॉइंट पढ़ना है, फिर कभी पढ़ेंगे। वो फिर कभी चलता चलता आगे चला जाता है, फिर जब बंदा फंस जाता है फिर कर लेता है। ठीक है, तो भाई इसमें हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? OL SL और कस्टमर। OL कस्टमर और SL, ठीक है जी। OL कोई वारंटी नहीं दे रहा, वारंटी देता है SL कस्टमर को, ठीक है, और रिकवर करता है वारंटी का कितने %? आधा OL से। अब हम बात कर रहे हैं जनाब OL की। जनाब OL जो हैं वो अपनी किताबों में जो एंट्री पास कर रहे होंगे, यार तो बहुत तंग हो गया काम। ये तो आसान केस लग रहा है, मुझे लगता है दूसरा ज़रा मुश्किल होना है। मुश्किल भी क्या होना, उसमें रीइंबर्समेंट आ जानी है। आपके लिए वो मुश्किल है नहीं, आपको लिखना आता है। ठीक है, तो SL कस्टमर को वारंटी देता है और OL से जो है वो उसका आधा रिकवर कर लेता है। अब हमने बात करनी है OL की। किसकी किताबों की बात करेंगे जी? मोबाइल वाले बच्चे, मोबाइल वाले। किसका मोबाइल बज रहा है? वो बच्चा खुद है नहीं, माशाल्लाह। हो सकता है क्लास में से वो आप में से फ़ोन कर रहा हो कि जी वो क्लास शुरू हो गई है, आ जाओ। नहीं, जान के वाला भी बड़ा सीन होता था। हम एक पढ़ते होते थे, मॉड्यूल D में थे गालिबन। तो हमारी क्लास के अंदर ना हमारे एक उस्ताद हैं, अभी भी अल्लाह उनको मेरा बरकत दे, तो वो उन्होंने रखा हुआ था कि अगर किसी का मोबाइल क्लास में बजा तो उसको फ़ाइन होगा, जितना भी फ़ाइन था। तो अब
मैं भी उनमें शामिल था कि जिसका काम ये होता था कि पहले आके ना सबके मोबाइल चेक करने, क्लास में बैठ के ना शुरू में सबको बेल देनी कि कोई तो फंसेगा दोस्तों में से, ठीक है, तो कोई ना कोई फंस भी जाता था। मैं वो एंड पे बैठता होता था, वेला निकम्मा। अच्छा जी, चलो जी, ओके ओके। एसएल प्रोवाइड करता है वारंटी और 50% रिकवर करता है ओएल से, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ एसएल्स डिफॉल्ट वारंटी सर्विसेज वुड हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय, कि अगर एसएल यानी मैन्युफैक्चरर ने अगर वारंटी ना दी कस्टमर को, तो हमने रिटेलर ने भी अपनी शोखी मारी है कि भाईजान वारंटी तो मैन्युफैक्चरर की है, लेकिन अगर वो नहीं देगा तो मैं हूँ ना, मैं दूंगा सर्विसेज, ठीक है, मैं वारंटी सर्विस, मैं आपकी वारंटी क्लेम कराऊंगा। ये बात समझ आई है? एसएल ओएल समझ आ रहे हैं? ओएल रिटेलर है, एसएल प्रोवाइड करता है A1 प्रोडक्ट की वारंटी और आधे पैसे एसएल रिकवर कर लेता है हमारी कंपनी से जिसकी हमने बात करनी। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है और हमारी कंपनी से वापस ले लेता है आधे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट कर जाए तो फिर हमारी कंपनी की जिम्मेदारी है कि हम ही वारंटी देंगे। आगे वो कहता है ऑन 31 दिसंबर 18 ईयर एंड पर इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर फॉर प्रोवाइडिंग वारंटी फॉर A1। वुड बी, वैसे भी ये वो है प्रोविजन की कैलकुलेशन, रिलायबल एस्टीमेट जो निकल चुका है, बिल्कुल अभी अभी क्लास हमने शुरू की है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। बस अभी मैंने सिर्फ वो एग्जांपल जो अभी एंड पे कराई थी उसकी उसका सवाल करें, बीच में वैसे गपशप लगाते रहे थोड़ी सी। तो 31 दिसंबर पर एस्टीमेट वो जो हमने बड़ी मुश्किल से निकाला था एस्टीमेट, वो रिलायबल एस्टीमेट निकाल के दिया मैंने। कितना मिलियन जी? 4 मिलियन। तो प्रोडक्ट A1 की कहानी चल रही है और प्रोडक्ट A1 के केस में 31 दिसंबर 18 पे एस्टिमेटेड है 4 मिलियन, जो कि अगले साल इनकर करना पड़ेगा। 18 में बेची हैं चीज़ें और जाहिर है विद वारंटी बेची हैं, तो फिर नेक्स्ट ईयर में जो वारंटी है वो 19 के अंदर करेंगे, तभी तो प्रोविजन आज बुक कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 मिलियन रिलायबल एस्टीमेट है, ये 4 मिलियन जो है ये मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड करनी है वारंटी रिटेलर्स को, सॉरी कस्टमर को, और 2 मिलियन इसने रिकवर कर लेना है हमारे रिटेलर से। डिस्कस हाउ अबव शुड बी डेल्ट विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ओएल। अब ओएल के लिए क्या हुक्म है जी? ओएल क्या करे? ओएल अपनी किताबों में क्या करे? प्रोडक्ट A1 के लिए ओएल क्या करे? बोलो। ओएल प्रोडक्ट A1 के लिए प्रोविजन बुक करेगा 2 मिलियन, प्रोविजन रिकॉर्डेड, यार ऐसे नहीं, ऐसे जरा जगह बनाओ जी। A1 के लिए जी प्रोविजन रिकॉर्ड करें, प्रोविजन रिकॉर्डेड कितनी जी? 2 मिलियन, ठीक है जी, 2 मिलियन की प्रोविजन रिकॉर्ड करें, और तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत। हाँ ये भी तो है कि अगर अगर वो मैन्युफैक्चरर जो है डिफ़ॉल्ट कर गया तो हम क्या करेंगे? तो दूसरा क्या है जी? कंटिंजेंट लायबिलिटी भी डिस्क्लोज करनी है आपने 2 मिलियन की, ठीक है। अब उसने जो कि कहा है डिस्कस करना है, तो ये डिस्कस तो आपने ही करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट A1 के लिए रूल क्या बना कि प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे 2 मिलियन की और कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज कर देंगे 2 मिलियन। तो मसला क्यों? हाँ तो पहले ही हमने 2 तो प्रोविजन में रखे हुए हैं, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट ना भी करे तो आधे तो वैसे ही हमने देने, ठीक है। तो वो 2 की तो हमने एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट की हुई है, और अगर वो डिफ़ॉल्ट करे तो मज़ीद 2 मिलियन देने पड़ेंगे, लेकिन वो 2 मिलियन मज़ीद जो देना है वो भाई मैच वाले भाई वो इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। नहीं वो जिधर पड़ा हुआ मैच ऐसे से करके देख, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी प्रोडक्ट का नाम क्या है जी? B1 है, B1, ठीक है। अच्छा B1 के बारे में क्या है जी? B1 के बारे में देखते हैं जी। कहता है पहली बात B1 OL प्रोवाइड, OL कौन है? हमारी कंपनी। OL प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर एंड रिकवर द एंटायर कॉस्ट फ्रॉम SL, यानी कि तीरों के रुख बदल गए जी। OL ने कस्टमर को
वारंटी प्रोवाइड करनी है, यानी पूरा 4 मिलियन, ऐसा ही है। और ये रिकवर कर लेना है इसने सारे का सारा, तो ये रीइंबर्समेंट आ गई। ठीक है, अब 100 सॉरी 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 ऑन 31 दिसंबर इट इज एस्टिमेटेड दैट 7 मिलियन वुड बी पेड फॉर B1। ठीक है जी, तो B1 का क्या खाता है जी, 7 मिलियन है। ठीक है, तो ये 7 है जी, सॉरी, तो 7 मिलियन फिर वारंटी की प्रोविजन बुक करेंगे और 7 मिलियन की रीइंबर्समेंट। ठीक है, तो B1 प्रोविजन रिकॉर्ड करें, कितनी जी, 7 मिलियन की, और रिसीवेबल भी बुक कर लें, रिसीवेबल भी रिकॉर्ड करें, बुक करें, कितना जी, 7 मिलियन। ठीक है, अब ऊपर वाले केस में तो आपने सिर्फ प्रोविजन वारंटी के बारे में लिख लेना है। ठीक है, लेकिन नीचे वाले केस में आपने वारंटी की प्रोविजन के बारे में प्रोविजन वाली साइड लिखनी है कि फ्यूचर ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट है जो कि सेल ऑफ गुड्स है, फिर रिलायबल एस्टीमेट सवाल में गिवन है, और आउटफ्लो प्रोबेबल है, वुड बी पेड, क्योंकि वो अंदाज़ा है कि इतने सही होने आते हैं, इसलिए प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे 4 मिलियन, और कुछ नहीं कहना। साथ आपने ये कह देना है, सॉरी 2 मिलियन की, साथ आपने ये कह देना है कि इफ़ मैन्युफैक्चरर डिफॉल्ट्स, ठीक है, तो देयर इज़ अ कंटिंजेंसी दैट अदर 50% में ऑल्सो बी पेड बाय OL, देयरफॉर अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹2 मिलियन विल बी डिस्क्लोज इन नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, जब दूसरे केस में आएंगे B1 में, तो उसके अंदर आपको प्रोविजन वाली साइड भी लिखनी पड़ेगी और साथ ही आप रीइंबर्समेंट वाली 4-5 लाइनें भी लिखेंगे कि इफ़ सम और ऑल ऑफ एक्सपेंस इज रीइंबर्स्ड बाय अनदर पार्टी देन it shall be recorded as a receivable, it is virtually certain to be received, but it shall not exceed the amount of provision in income statement, it may be presented net, while in balance sheet it shall be presented separately। ये कहानियाँ लिखनी पड़ेंगी तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट, ये हो गया भाई, ये कौन सा पार्ट था जी, 1। तो ये मैंने आपको, तो इस तरह से बेटा मैंने करना है। और अब वो दिन आ गया है जी, कल मैं नॉर्मल क्लास के अंदर आते साथ इसकी चेकिंग करूंगा या फिर किसी वक्त दरमियान में करूंगा चेकिंग। ठीक है, पास पेपर कौन सा चल रहा है जी, ये पास पेपर 3 का 1। ठीक है, तो अब मैं ये चेक करना शुरू कर दूंगा, लिखा हुआ होना चाहिए, जैसा भी है एक बार खुद लिखना है, फिर उसके बाद चेक करना है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आप इस लेवल पे आ चुके होंगे, सारा नहीं तो 70% तक मिलती जुलती बात होगी, और वो पूरे नंबर आपको पर्चे में इंशाल्लाह उससे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या हुआ जी, इन अक्टूबर, अब ये सवाल, अब इस तरह जब सवाल पकड़ना है तो फिर पूरा ही कर देना है। ठीक है ना, अब वो काम नहीं है कि वो फलां कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो चलो वो बात कर लें बाकी रहने दें, नहीं, बस सवाल अब जो अब ये अब तीसरा सवाल शुरू हो गया, अब ये पूरा कर देना। तो इसीलिए कोशिश यही करूँगा 2 सवाल से ज़्यादा ना हो कभी भी। ठीक है, तो आपने कल लिख के लाना, चेक करना है, तो जब मैं देखूंगा कि ज़्यादा हैवी हो रहा है काम, इसको रोक दूंगा और जो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है, या फिर कंसोलिडेशन। आज सिर्फ I-37 को मुझे लगता है टाइम देना चाहिए, असूली तौर पर ये चल रहा था ना। ठीक है, उसके बाद फिर कल से हम दोनों को साथ साथ एक सवाल करेंगे और थोड़ा सा कंसोलिडेशन के 2-4 MCQ ज़रा तोड़ के करेंगे ताकि आराम सुकून से होता जाए। ठीक है, बोझ नहीं ना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट्स नया टॉपिक है, उस पर आप नॉर्मल टाइम दें, बाकी इनकी रिवीजन बस इसका ये काम करना है जो एडिशनल 9-10 आप कर चुके हैं, मैंने सिर्फ डिस्कस करने हैं। MCQs मैंने करवा देने, आपने क्या करना है, थ्योरी मैंने पढ़ा दी नहीं, आपने क्या करना है। इसमें बस एक सवाल हुआ करेगा जो आपने घर पे सिर्फ लिखना है, डिस्कस मैंने किया हो। ठीक है, चलें जी, 2 इन अक्टूबर 18, ये 31 दिसंबर 18 है, इन अक्टूबर 18 OL वॉज सूड बाय कस्टमर, हमारे खिलाफ केस हुआ है फॉर 18 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी, अब बाय द एंड ऑफ ईयर भाई हमारे खिलाफ केस हो गया है कि हमने सही चीज़ें डिलीवर नहीं की। बाय द एंड ऑफ ईयर OL हमने कम्युनिकेट किया कस्टमर को वाया ईमेल टू पे 5 मिलियन। ये तो हमने खुद उनको ईमेल करके कह दिया 5 मिलियन, तो ये तो क्या हो गया, कंटिंजेंट लायबिलिटी, पर प्रोविजन भी नहीं रही भाई, ये तो वर्चुअली सर्टन हो गई है
ये एक वो वाली लाइन है जो मैंने पढ़ाते पढ़ाते कहा था छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो जो एसेट लायबिलिटी वाला टेबल था, याद है? नहीं भी याद तो मैं अब दिखाता हूं, जहां पे आपने एसेट और लायबिलिटी साइड देखा था पहली बार। तो ये देखें, इफ आउटफ्लो इज वर्चुअली सर्टन वी विल रिकॉर्ड लायबिलिटी, फिर प्रोविजन नहीं, फिर क्या कर लो, लायबिलिटी ही रिकॉर्ड कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये तो जनाब 5 मिलियन तो क्या हो गया, ये तो लायबिलिटी बन गई। 18 मिलियन का उन्होंने केस किया है 5 मिलियन की लायबिलिटी बुक करने। ठीक है, आगे बढ़े, बाकी कितना बच गया, बाकी कितना, 13। वो कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। देखो ना, ये तो हमने खुद मान लिया, अब वकील साहब को हमने कहा यार उन्होंने तो 18 मिलियन मांग लिया है, 5 मिलियन हमने उनको मैसेज भी कर दिया है, ईमेल कर दिया है कि हम आपको दे देंगे, बाकी के 13 मिलियन के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये मामला है सारा, उसको मामला सारा सामने रखा। तो ओएल्स लॉयर एंटिसिपेट्स दैट देयर इज 70% चांस दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड 6 मिलियन एंड 30% चांस दैट अमाउंट वुड बी। अब नहीं, पहले तो ये बताओ आउटफ्लो प्रोबेबल है भी या नहीं, कैसे पता? आज वुड याद आएगा, आज वुड याद आएगा। ठीक है, तो ये वुड अवॉर्ड, ये वुड लिखा हुआ और यहाँ पे वुड भी। ठीक है, तो ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज बता रहे हैं कि ये प्रोबेबल तो है। ठीक है, हाई चांस है, पेमेंट तो होगी। ठीक है, अब अगली बात मैंने कही थी कि जब भी आपको नज़र आए इस तरह से कि 70%, 30%, 6 मिलियन का और 4 मिलियन का रुपीज़ के साथ परसेंटेज जोड़ दे, तो ये किस लिए है? रिलायबल, सोहेल वाली एग्जांपल याद है ना, ये किस लिए है? रिलायबल एस्टीमेट निकालने के लिए। और अगर 2% दें तो मैंने आपको क्या कहा था कि आपने मोस्ट लाइकली, दो ऑप्शन होते थे, एक है मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली क्या है? नहीं, मोस्ट लाइकली है 6 मिलियन की प्रोविजन बना लो। ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू का हमने कहा था जी उसमें होगा 6 का 70% और 4 का 30%। आंसर क्या आता है? 5.4। तो मैंने कहा था कि दो वैल्यूज़ में ना ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, इसको नहीं पसंद करता आई कैप, बल्कि मोस्ट लाइकली की तरफ जाता है। तो ये 6 मिलियन की हम प्रोविजन बुक कर लें। ठीक है जी, अब 6 और 5 कितने हो गए? 11। अभी भी 7 बाकी है, बाकी सवाल पढ़ लें फिर देखते हैं। ठीक है, अभी भी 7 तो बाकी है ना। आगे कहता है वो, ओएल ने फिर केस कर दिया। लो दसो, ओएल लॉज द क्लेम, जहां से उन्होंने चीजें मंगवाई होंगी, ओएल लॉज द क्लेम विद द सप्लायर इन दिसंबर 18, और सप्लायर ने भी प्रिंसिपली एक्सेप्ट कर लिया क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ। अब इन्होंने कितना क्लेम किया है ये उसने नहीं बताया हुआ। ठीक है, however OL is still negotiating with supplier and it is probable that OL would recover a further sum of 3 million। ठीक है, तो बस इसका मतलब उन्होंने जितने भी मांगे थे, क्योंकि एसेट साइड है ना, वर्चुअली सर्टन तो रिसीवेबल रिकॉर्ड हो जाएगा और 3 मिलियन का हाई चांस है, तो इसको कंटिजेंट एसेट डिस्क्लोज करेंगे। और बाकी तो लो चांस हो या नो चांस हो, कुछ करना ही नहीं। इसलिए उन्होंने कितना क्लेम किया मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कोई अज्यूम करना चाहे तो बेशक कर ले कि उन्होंने 18 मिलियन का क्लेम किया था, इन्होंने भी उनसे 18 ही मांग लिया होगा, हमें इससे क्या। ठीक है, अब इसका टेबल बनाऊंगा मैं, क्योंकि मैं तो टेबल बनाऊंगा और लिखेंगे तो आप। उन्होंने कहा डिस्कस, कस कस के आपने सोल्यूशन लिखने हैं। ठीक है, हाँ, तो पास पेपर 3 का सेकंड जो है इसकी तस्वीर बनाते हैं जी। 18 मिलियन का क्लेम आपके खिलाफ आया है। ठीक है, इसमें 3, पहला क्या है जी 5 मिलियन। 5 मिलियन का तो क्या रिकॉर्ड कर लो, पेएबल। क्या रिकॉर्ड कर लो, लायबिलिटी पेएबल। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट पे, आपने खुद से मान लिया भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेएबल। अब लिखना खुद है, देखना ये नहीं कि पहले सोल्यूशन देख लो यार, पेएबल पहली बार आ गया, क्या हो गया पहली बार आ गया, तो समझ आ गया आपको कि क्या है, तो लिख लो अपने अल्फाज में, इंशाल्लाह वैसा ही होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वकील साहब का ख्याल है कि 6 मिलियन भी आपको देना पड़ेगा, हाई चांस है। ऐसा ही है, कोर्ट वुड अवॉर्ड, मोस्ट लाइकली उठाया आपने। ओके, इसको लिखना कैसे, ये तो आपने देखना। ठीक है, कि रिलायबल एस्टीमेट इज ₹6 मिलियन, आप लिख लोगे ब्रैकेट में कि जो मोस्ट लाइकली है ये मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, इसका क्या करोगे, इसकी प्रोविजन बनाओगे। और बाकी क्या है जी,
7 मिलियन जो है ना जी, ये अब बैलेंसिंग है, ठीक है। इस बैलेंसिंग का क्या करें जी, सिंग का क्या करें, इसका क्या करें जी, इसको डिस्क्लोज कर दो एज आ, तो डिस्क्लोज एज कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है जी। यही मैंने आपको समझाया था, और बोलो तो यही आपने लिख देना है, ठीक है। अब अगली बात, मामला ये बन गया फिर से कि जो ओएल है ना, ओएल, उसको फीलिंग आ रही है कस्टमर की तरफ लायबिलिटी की, और वो फीलिंग है जनाब 6 मिलियन, कितनी, बल्कि 6 और ये 11 बन गया ना, 11 मिलियन। 5 तो उसने खुद मान लिया है ना, बोलो, और बाकी का भी वकील साहब के ख्याल में पड़ ही गया आपके गले, ठीक है। अब इसने केस जो किया है वो अपने सप्लायर के खिलाफ कर दिया है, ठीक है। और अब कहानी जो है वो ओएल की किताबों के अंदर आपने प्रेजेंट करनी है, ठीक है। अब आप क्या कहोगे जी, भाई बात यह है कि जी एक्सपेंस डेबिट करना है हमने, और प्रोविजन पहले पेबल कितना, पेबल कितना जी, 5, और प्रोविजन कितनी जी, प्रोविजन कहता है 11, प्रोविजन 6 की है, ये बैलेंसिंग क्या बन गया, ठीक है, ये एंट्री बनेगी ना। अब साथ ही उसने अपने सप्लायर के खिलाफ जो केस किया, तो सप्लायर ने कितना मान लिया है, 9 मान गया है वो, ठीक है। अब भाई रिलेटेड एक्सपेंस तो 11 ही है ना, ठीक है। व्हेन सम और ऑल ऑफ द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड इज रीइंबर्स्ड फ्रॉम अनदर पार्टी, तो रिसीवेबल बुक करना है। अब ये ना करना लाइन के बैगर बन के कहो नहीं जी, लफ्ज़ प्रोविजन के साथ तो, लफ्ज़ प्रोविजन के साथ तो 6 ही लिखा हुआ है ना, तो हमने 6 तक ही जाना, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ये प्रोविजन उसी की है, कुछ एग्जैक्ट होगा, कुछ एक्सपेक्टेड है। तो दूसरी एंट्री क्या करेगा ओएल अपनी किताबों में, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट कितने से जी, 9 से, 11 कहाँ से आ गया, ठीक है, ठीक है जी। और ये करते हुए अब दूसरी साइड चल पड़ी है, यानी कि हमने जो केस किया, ठीक है, तो 9 जो है, 9 जो है ये, अब मुझे नहीं पता कि कितना हमने क्लेम किया है, कोई लिखना चाहे तो 18 लिख भी सकता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले, मुझे ये नहीं पता कि कितना जो है वो हमने क्लेम किया है, ओके, सही है। इस क्लेम में से मेरे इल्म में ये बात आई है कि जो क्लेम में से 9 मिलियन है वो चूंकि वर्चुअली सर्टन हो गया है, क्योंकि क्या कह रहा है वो, 9 मिलियन वाज प्रिंसिपली एक्सेप्टेड बाय द सप्लायर, वर्चुअली सर्टन वाला केस, ठीक है। सुहेल आगे पढ़ रहे हो, इसका सोल्यूशन पढ़ रहे हो, तो ये जब मैं यहाँ ये करा रहा हूँ तो इस वक्त ये देखो ना, ठीक है। तो ये जनाब जो हमने क्लेम किया अमाउंट, इसमें से 9 मिलियन जो है वो वर्चुअली सर्टन हो गया, अगर वर्चुअली सर्टन हो गया है तो इसका रिसीवेबल बुक कर लो, ठीक है। उसके बाद जो बाकी है पता नहीं कितना, लेकिन उसने कहा इसमें से जी जितना हमने क्लेम किया था ना जी, इसमें से 3 मिलियन का हाई चांस है, प्रोबेबल, तो ये अगर रिसीव होने के चांसेस हैं हाई, प्रोबेबल है, तो कोई आउट तो नहीं हुआ कोई और, तो क्या देख रहे हो फिर, मैच देख रहे हो, शर्म नहीं आती जी। इसको क्या कर लें, इसको डिस्क्लोज एज कंटिंजेंट एसेट, ठीक है जी। और जब बाकी का नहीं पता तो बाकी बैलेंस का भी नहीं पता क्लेम कितना था, लेकिन अगर कोई होता भी, कोई अज्यूम 18 भी कर ले तो क्या होगा, हाई चांस तो उसने वैसे बता दिया है, एसिड केस में तो लो चांस हो चाहे रिमोट हो, लो चांस में भी हमने कुछ नहीं करना होता, इसलिए कुछ करना ही नहीं है, वो फिगर भी सामने नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं जी, तो उसकी डिस्कशन ये हो गई खत्म, ठीक है जी। ये हमने जनाबे वाला पास पेपर 3 का 2 पार्ट भी कर लिया जी। कोई मसला, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। जी
बेटा वो उसी की प्रोविजन, पेबल, पेबल भी तो क्या, पेबल भी लायबिलिटी है, प्रोविजन भी लायबिलिटी है। मतलब पूरी बात तो पढ़ो ना। पिछली बार से क्या की थी, व्हेन सम और ऑल ऑफ द अमाउंट प्रोवाइडेड टू सेटल अ क्लेम, या कुछ ऐसी बात थी, इज रीइंबर्स्ड बाय अनदर पार्टी। क्या मतलब, आपको पक्का है कि आपने पे करना है तो वो आप रिसीवेबल बुक नहीं करोगे। ये लॉजिकल बात है, ठीक है। वो तो असल में बात आगे बढ़ गई ना, पेबल तक कहानी पहुंच गई है, पेबल से पीछे ही रोक लेता है। वो तो कहता है प्रोविजन जब क्रिएट किया तो उसका रिसीवेबल बुक करो, पेबल तो उससे भी एक स्टेप आ गया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, दो हो गए। तीजा की कहता है, ओएल हैज इंपोर्टेड। भाई पूछो बंदा इसको लो की करने की लोड़ सी, इंपोर्ट करने की लोड़ है सी। अब इसको ऐसे करते हैं, इसको फिलहाल ना मैं इधर ही कर देता हूँ, फिर ले जाएंगे उधर, सेट कर लेंगे, फिर आप पिक्चर ले लेना, ठीक है ना। आपने पिक्चर भी तो लेनी होती है ना, ये मुसीबत भी तो पड़ी होती है ना आपको। उम्मीद है यहाँ आ जाएगा। सवाल तो पढ़ो, सवाल तो पढ़ो, पता तो लगे आपको कि आपको सवाल पढ़ के खुद समझ आती है या नहीं आती। मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद एक आध दिन तक मैं एडवांस में सवाल देना शुरू कर दूँ, क्योंकि फिर नहीं, ठीक है चलो ऐसे ही करते रहे। OL हैज इम्पोर्टेड 7,000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन। हाउएवर इन नवंबर 18, साल एंड होने से कुछ ही दिन पहले, a study was published in medical journal which reveals that result of an alternative medicine are much better। साड़ी किस्मत, हमने 7,000 जो यूनिट्स मंगवाए थे जिस मेडिसिन के, नवंबर में एक नई स्टडी पब्लिश हुई है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ये जो दवाई इन्होंने मंगवाई है, इसका जो अल्टरनेट है, मोबाइल वाले भाई, इसका जो अल्टरनेट है मार्केट के अंदर मौजूद, उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। अब खुद सोचो, लोग तो उधर शिफ्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर लोग वहाँ शिफ्ट करेंगे तो डर तो है कि जितने का पहले बिकना था अब ये स्टॉक उतने का नहीं बिकेगा। देखते हैं क्या कहते हैं। एट द एंड 5,000 यूनिट्स वर इन स्टॉक। तो 7,000 में से 2,000 तो बिक गए ना, उनकी तो जान छूट गई। जो 5,000 इन स्टॉक पड़े हैं, ये वो यूनिट्स हैं जो फ्यूचर में अगर लॉस पर बिकते हुए नजर आएंगे तो हम उनका लॉस आज ही बुक करेंगे। नाम है उस लॉस का NRV, ठीक है। ऑन 25 जनवरी कहता है उसमें से 4,000 बिके हैं 8,000 पर यूनिट के हिसाब से, जिस पे ने 10% कमीशन भी दिया है। अच्छा, 5 में से 4 अगर इतने के बिके हैं तो बाकी का एक भी इतने पे बिकेगा। लेकिन ईयर एंड पे तो ये 4 भी नहीं बिके हुए थे। ईयर एंड पे बैठकर तो 5 के 5,000 के ऊपर आपने NRV लॉस बुक करना होता है, ठीक है। अब एंट्री तो आपको पता लग गई कि क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये तो आपको पता है ना कि ये एंट्री किसकी है जी, NRV लॉस की। अब NRV लॉस निकालना है जी, तो कॉस्ट पर यूनिट ना पहले निकाल लें। ये देखो, ये उसने बताया था 70 मिलियन की हमने खरीदे थे 7,000 यूनिट्स। तो मैं एक छोटी सी वर्किंग करता हूँ, वर्किंग छोटी सी करके मैंने दिखाया जी, कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी जी 70 मिलियन रुपीज़, 70 मिलियन डिवाइडेड बाय 7,000। तो ये आपके पास कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई जी, ₹10,000। हमें 10,000 की एक ये दवाई पड़ती थी, और फिर पता नहीं कितने की बेचते होंगे, 12, 13, 14 की बेचते ही होंगे पहले जो कर रहे थे ये काम। लेकिन नवंबर में जो नई स्टडी आई, अब हमने 7,000 मंगवाए थे, 2,000 बेच भी चुके थे, लेकिन नवंबर में एक स्टडी आ गई जिससे पता चला ये दवाई काम दी नहीं, अब लोगों ने ये खरीदनी नहीं है। और फिर यही हुआ कि अगले साल जनवरी में 4,000 यूनिट्स हमने बेचे हैं, लेकिन सिर्फ कितने पर, ठीक है। तो ये कोई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपने करना था, ये तो आपका फोरसीन लॉस है, इन्वेंट्री है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट किया है, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट नहीं किया। तो सही है, दोनों में फर्क है ना। ये इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, इस वजह से अनअवॉइडेबल। इन्वेंट्री ना होती लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में फंसे होते तो फिर कहते ये मंगवाएंगे और देंगे, वो फिर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट होता, ठीक है। अब दूसरा काम क्या कर लें जी, स्टॉक, ये दूसरी वर्किंग हो जाएगी। स्टॉक के अंदर ना बच्चों, स्टॉक के अंदर आपके पास दो तरह के स्टॉक्स पड़े हैं, ठीक है। एक तो 5,000 यूनिट्स पड़े हैं, बल्कि यही है स्टॉक, 5,000 यूनिट्स हैं, और कॉस्ट कितनी है इनकी, कॉस्ट 10,000 के हिसाब से कितनी बनी जी, रुपीज़, मिलियन में बता दो, 50 मिलियन बना, ये 50 मिलियन आ गया। और इनकी NRV बताओ जी, ये क्या है जी, ये मेरे पास कॉस्ट है,
ठीक है, इनमें से फिर जो लोअर होगा वो रख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, जी ये आ गई जनाब हमारे पास कॉस्ट। और एनआरवी जो है इन 5 के 5 की, क्वेश्चन ये नहीं कि 4 की रख लो आप, नहीं भाई, अगर आपके 4000 8000 के हिसाब से बिके हैं तो बाकी 1000 भी उससे भी कम ना हो जाए, शुक्र करो, अभी तक तो यही है, ठीक है। तो ईयर एंड पे तो सारे के सारे पड़े हैं, एक भी नहीं बिका हुआ, 5 के 5000 पड़े हुए हैं। तो ईयर के बाद एक भी यूनिट इतने का बिकता, उनको अंदाजा होता कि जी बाकी सारे भी इसी बिकेंगे, तो ईयर एंड पे खड़े होकर आपने एनआरवी लॉस उसी रेट पे बुक करना होता है, ठीक है। तो जब आप जाएंगे ना एक्चुअल अपनी ऑडिट लाइव के अंदर, तो आपको एनआरवी लॉस उन्होंने अगर बुक किया होगा तो आप कहेंगे ज़रा सब्सिक्वेंट इवेंट्स देखने पड़ेंगे हमें। आप अगले साल के महीने 2 महीने की सेल इनवॉइसेस निकाल कर देखेंगे कि वाकई इन्वेंट्री पे लॉस आया है या इन्होंने फनकारी लगाई है एनआरवी लॉस बुक करके प्रॉफिट कम करने की। बीइंग एन ऑडिटर आप ये चेक करते हैं, ठीक है। तो वो जो सब्सिक्वेंट ईयर क्या क्या कौन से प्रोसीजर कहते हैं इनको, सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स में, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी बात है जी। रुपीज़ कितना, 1 मिनट, हाँ करना चाहिए जी, वो कर देता हूँ मैं जी। जी हाँ, तो वो भी बिके हैं तो हैं, तो वो फिर 5000, फिर एक्चुअल भी 5000 और 1000 वो उस हिसाब से कर लेते। मतलब जाहिर सी बात है कि जी अगला नजर ये 5000 कितने के बिकने हैं, इतना इस तरह से होता नहीं है ना, इस तरह से होता ही नहीं नॉर्मली के। अगर एक्चुअल पता लग रहा है तो ठीक है, आप उसी हिसाब से ले लेते, इतने इतने के बिके हैं, इतने इतने के बिके हैं। लेकिन जी एक मसला था, सॉरी, इन्होंने कमीशन भी दिया है, आपको शायद याद हो एनआरवी का फॉर्मूला बचपन में आपने पढ़ा था, एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टीमेटेड रिपेयर कॉस्ट लेस एस्टीमेटेड, वो रिपेयर कॉस्ट या कॉस्ट टू कंप्लीट जो भी कह दें, ठीक है। तो एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस में से आप लेस किया करते थे एस्टीमेटेड रिपेयर कॉस्ट या कॉस्ट टू कंप्लीट हो गया लेस एस्टीमेटेड सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। तो अब हमारे सवाल के अंदर तो सेलिंग प्राइस तो ठीक है आ रही है 8000 ये पर यूनिट अगर बात करूं तो, ठीक है। रिपेयर कॉस्ट तो कोई नहीं है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट तो है ना 10% मतलब 800, तो अगर पर यूनिट में निकालूं तो ये बनता है 72। लेकिन आप इस सारे टोटल को ही अगर इनटू 90% कर दें तब भी काम तो वही हो जाना है, ठीक है। तो सही है जी, बोलो 30। अब 50 मिलियन वाले आपने अपने स्टॉक को रखना है लाकर 36 पर, तो 14 मिलियन से आपने इसको, हाँ तो राइट डाउन करना है। एनआरवी लॉस कितना आ गया जी इस पर, ये वैल्यू निकालनी हो, कोई कहे ना वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताओ तो आप कहोगे 36 मिलियन, और कोई कहे एनआरवी लॉस बताओ तो मैंने एनआरवी लॉस से ही एंट्री करनी होती है ताकि ये एंट्री होने के बाद इन्वेंट्री 36 पे आ जाए। तो 14 मिलियन से आपने ये एंट्री पास। अब इसकी अंग्रेजी लिखना आपका काम है, मेरा नहीं, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारा, जनाब मन, ये हमारा पास पेपर नंबर 3 का पार्ट 3 भी हो गया, ठीक है। एक काम ना कर लें, इसको ऊते ले जाते हैं, ओह यार चलना यार, बच्चों ने तस्वीर बनानी है यार, कब में बैठे हुए करना करना इन्होंने होता कुछ नहीं है, तस्वीर तो बना लेंगे कम अज़ कम, ऐसे तो बनाना करो आप। और भाई आप भी इधर ही आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, शाबाश, मैंने बुला लिया इसको भाई, आप लोग टेंशन ना लें। इधर देख, ये आप लोगों के लिए जी, बीच में क्या चली गई है ना, चलो लो जी, अब तस्वीर बना लें इसकी, मेहरबानी है आपकी, कम से कम तस्वीर बना लें, और आज इसको जाके लिख लेना है आपने, ओके। ये पास पेपर 3 आपका, तो इस तरह से डिस्कस करेंगे, इजाज़त है ना अब इस तरह से डिस्कस करने की, वहाँ आपने रोज़ आते रहना है, ठीक है। हम सारा IS-37, क्योंकि अब देखो ना इसको ऐसे पकड़ के करना, अब ये बोरिंग टाइम है, और अगर इस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा जाते हैं और फाइनल अकाउंट्स को लेट करते हैं, तो जैसे आज मज़े ले लेके हमने फाइनल अकाउंट का सवाल किया ना, हम ऐसे नहीं कर पाएंगे माजरत के साथ, फिर हमें वहाँ स्पीडें पड़ी होंगी।
क्योंकि हम फजूल में यहाँ पे टाइम ज़ाया करके जब कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, सवाल एक तरीके से लिखना है तो डिस्कस करें और चलते जाएं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अगला काम करते हैं। टाइम कंप्लीट हो गया है, हाँ मुझे पता है, इसलिए हाँ 55 तक, अभी तो 50 भी नहीं यार, 50 तक तो है ना टाइम। ठीक है, 55 तक नहीं लेके जाऊंगा, आपकी बात मान लेता हूँ। 2 छोटी छोटी एग्जांपल्स यार करवानी है मुझे, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। नहीं यार कल कभी नहीं आएगा, चुप कर जाओ, चुप चप। ठीक है छोड़ दो मेरा वाला सब्जेक्ट, जाओ जाओ निकल जाओ क्लास, कुछ याद नहीं करना, बस गपशप तो सुन लो यार। सवाल तो खत्म हो गया ना, मैंने कहा था एक सवाल होमवर्क में, कोशिश करूंगा दूसरा ना आए। ठीक है, हैं? तुम लोग और करो ये बातें, और करो। कौन आउट हुआ है? हमको गुलाम है, वो कह के चला गया। अच्छा यार मेरी बात सुनो यार, देखो ये जितना बोझ है ना, जितना उतर जाए इसमें से वो अच्छा होता है। सो प्लीज़ जो है ना, कोई बात नहीं है, 5-7 मिनट में 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये आज नहीं पढ़ोगे ना, सुनो ये एग्जाम्पल आज नहीं पढ़ेंगे तो कल यही पढ़नी है, नहीं कल पढ़ोगे तो आखिरी दिन भी ये पढ़नी ही पड़ेगी। यार वो एग्जाम्पल कहाँ है स्टैंडर्ड की यार? 55 तक मुझे दे दो जरा ये, चलो केस करा दो, जाओ मेरे से। ऑफशोर ऑयल फील्ड, अच्छा यार बस ये एग्जाम्पल 2 मिनट, ठीक है चलो बस, मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ करानी थी, तो अब एक एग्जाम्पल। अच्छा जी मेरी बात सुने, मिसाल के तौर पे आपने एक ज़मीन, ये ज़मीन थी, ये आपने ठेके पे ली, ठीक है जी, और ज़मीन को ठेके पे लेकर आपने कहा जी सालाना भाई आपको ना हम इतने इतने पैसे देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने जनाब यहाँ पे गड्ढा खोदा, ज़मीन बड़ा सारा, ठीक है, और यहाँ पर आपने गड्ढा खोद कर यहाँ पे एक जो है वो कुआं लगा दिया, ठीक है जी, पानी के लिए यहाँ पे कुआं लगा दिया। अब वो बंदा देख रहा है, उसने घड़ घुड़ डस डुस शुरू हुई, यहाँ जनाब आपने जो है वो एक यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी कर दी, और उसके बाद जो है आपने ऐसे ही काम शुरू कर दिए। अब वो आया भागा भागा और आगे कहने लगा भाईजान ये आपने क्या किया है, चलो इसको साइड पे करें ज़रा, ये क्या कर दिया भाई आपने, ठीक है, ये तो आपने मेरी ज़मीन में गड्ढा खोद दिया है, तो उसके बाद आपका इरादा क्या है? हमने कहा यार यहाँ पे ना हमने मिसाल के तौर पे तेल निकालना है, एक कुआं तेल का था। अच्छा चलो ठीक, तो फिर ठीक है जी, तेल निकालना है भाई ने, ये मेरे ख्याल में आप इस ऑयल फील्ड का नाम देखकर समझ रहे हैं ये बात, ठीक है, खैर चलें। अब आप ऑयल ही निकालने आए हैं, ठीक है, अब एक तो आपने यहाँ पे ये कुआं खोदा, ठीक है, जब आप ये तेल शेल निकाल के यहाँ से जाएंगे, ठीक है, तो आपने एक तो ये गड्ढा बंद करना है, ये आपको जिसकी ज़मीन है उसने कहा है, ठीक है। दूसरा, आपने जब ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, और ऑयल को बैलों पे लाद कर आपने यहाँ से लेकर जाना है, तो बहुत सारा गंद यहाँ पर जो है वो पड़ जाएगा, जो अगले कई साल जब आप गंद डालते रहोगे तब जो है वो आपका ये जो है वो यहाँ गंद फैलता जाएगा यहाँ तक के वो वक्त आ जाएगा जब आपका सारा तेल निकल चुका होगा। अब आपका मतलब यहाँ से, अब सुनो अगली बात, अब मामला ये है मिसाल के तौर पे कि आपको हुकूमत ने कहा था कि यहाँ पे अगर आपने ये कुआं खोदना है तो आपने इस कुएं को भी सही करके जाना है, और उसके बाद जो आपने यहाँ पे गंद गुंद डाला वो गंद भी साफ करके जाना है। आपने ईयर एंड तक कुआं लगा लिया, लेकिन अभी तेल एक्सट्रैक्ट करना शुरू नहीं किया। मिसाल के तौर पे कुएं को डिसमेंटल करने का, साइट रिस्टोर करने का, साइट रिस्टोरेशन के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक ये गड्ढा भरना है, इस पे 90 मिलियन लगना है, और एक ये गंद सारा साफ करना है, इस पे 10 मिलियन लगना है, ठीक है। अब मुझे बताओ ईयर एंड पर, आप जब ईयर एंड आपने किया
आपका ईयर था 31 दिसंबर 2024, ठीक है। 31 दिसंबर 2024 तक आपने ये ऑयल रिग इंस्टॉल कर ली है, लेकिन अभी ऑयल एक्सट्रैक्शन स्टार्ट नहीं की। तो स्टैंडर्ड कहता है बताओ प्रोविजन कितने की बुक करनी है, कोई भी नहीं, या 90 की, या सारे 100 की। कोई भी नहीं वाली बात तो नहीं है, क्योंकि आप पर लीगल ऑब्लिगेशन थी कि आपने साइट रिस्टोर करनी है, और साइट इंस्टॉलेशन के बाद डिसमेंटलिंग की प्रोविजन क्रिएट करने का मौका तो आ जाता है। तो रिलायबल एस्टीमेट उसका 90 है, ये तो आप बुक कर लें। लेकिन ईयर एंड पे खड़े होकर, चूंकि अभी तक आपने कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन नहीं की है, तो अभी कोई गंद आपने अभी तक नहीं डाला है, तो इसलिए आपको ये 10 मिलियन की प्रोविजन बुक करने की अभी ज़रूरत नहीं है। बात समझ आई है? तो ये बात यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है। ऑफशोर ऑयल फील्ड में एंटी ऑपरेट्स एन ऑफशोर ऑयल फील्ड where its licensing agreement requires it to remove the oil rig at the end of production and restore the seabed. 90% मैंने ले लिया था इसलिए, 90% of eventual cost relates to removal of oil rig and restoration of damage caused by breaking it, and 10% arise through extraction of oil. At the year end, the rig has been constructed but no oil has been extracted. अब ये सोल्यूशन, अब स्टैंडर्ड की एग्जांपल है, सोल्यूशन भी ऐसे दिया होता है। कहते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑयल रिग क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन अंडर टर्म्स ऑफ लाइसेंस टू रिमूव रिग एंड रीस्टोर सी बेड एंड दस एन ऑब्लिगेटिंग इवेंट। एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग हाउएवर देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रेक्टिफाई द डैमेज कॉज्ड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स जो है वो तो बहरहाल प्रोबेबल है। कंक्लूजन क्या है? प्रोविजन इज रिकॉर्डेड फॉर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ 90% ऑफ इवेंचुअल कॉस्ट दैट रिलेट्स टू रिमूवल ऑफ ऑयल रिग एंड रिस्टोरेशन। ठीक है, दीज कॉस्ट आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑयल रिग। ये वो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को कहाँ करते होते हो आप? एसिडी कॉस्ट में ऐड। द 10% ऑफ कॉस्ट दैट अराइज थ्रू एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल आर रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी व्हेन ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड। वही वाली बात होगी कि यहाँ खड़े होकर देखो, क्या आप ये 10 मिलियन को अवॉइड कर सकते हो? आज बिजनेस बंद कर दो तो क्या जो गंद नहीं डाला उसकी भी सफाई करा के जाओगे? बात समझ आ गई? तो वही वाली बात। इसी तरह की मिलती जुलती दो एग्जांपल्स और हैं। नहीं, 55 अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है ना? मैं आज छोड़ रहा हूं आपको 1 मिनट पहले, और 54 हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये क्लोज करें, बस वो होमवर्क करिएगा, कल 1 मिनट ऊपर लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।